दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन हमें जो है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा और ये टाइम है जहां पे बहुत सारे बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आरआरबी पीओ एक मैं कहूँ एक प्रकार से रेपुटेड जॉब है और बहुत सारे बच्चे पीओ लेवल पे इसको फोकस करते हैं। एक तो इंग्लिश का फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है और ये भी हमें देखना होगा कि इसमें मेंस में भी अगर आप स्ट्रेटजी सही बनाएं तो एक डिसेंट स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आप आरआरबी पीओ में सर एटलीस्ट 60 प्लस मार्क्स यहां पे गेन कर सकते हैं और डिसेंट अटेम्प्ट्स जो है वो बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आज के टाइम पे आरआरबी पीओ क्लर्क 2026 सिर्फ हार्डवर्क का एग्जाम नहीं है, ये स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्ट जो है वो स्ट्रेटजी का गेम बन चुका है। हर साल लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पाते हैं। 2025 के रिसेंट बैंकिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम जो है वो यहां पे देखें तो 70 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब अगर आप आरआरबी पीओ पे जाएं तो 70 के आसपास भी बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। 80% प्लस की एक्यूरेसी है। 40 से 60 क्वेश्चंस अगर आप पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो टारगेट सेलेक्टिव अटेम्प्ट्स के साथ करते हैं और अच्छे से मॉक जो है वो एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चांसेस हाई हो जाते हैं। इसमें देखिए आपका हार्ड वर्क जो है वो लगेगा, आपकी मेहनत जो है वो लगेगी। देखिए ओवरऑल हम पेपर की बात करें, 80 क्वेश्चन 45 मिनट, जिसमें आपको रीजनिंग में 25 मिनट मिलता है, क्वांट में आपको 40 मिनट मिलता है। मतलब ये है कि नियर अराउंड, अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखूं, लगभग 33.75 जो है वो सेकंड पर क्वेश्चन आपको मिलता है। कैंडिडेट को क्वेश्चन रीड भी करना होता है, सॉल्व भी करना है और आंसर मार्क भी करना होता है, सिर्फ 30-35 सेकंड के अंदर। ये जो आपको जो है वो एवरेज मिल रहा है। आप समझिएगा, अगर आपने एक्यूरेसी मान लीजिए 75% के या 70% के आसपास रखी है, इसका मतलब यह है कि आप हवे में कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, कोई भी अटेम्प्ट आप किए जा रहे हैं, ये आपके लिए उतना वर्कफुल नहीं होगा सर। 85% की एक्यूरेसी 68-72 अटेम्प्ट्स के साथ तो भी एक समझ में आती है, और 90% की एक्यूरेसी अगर आप 62-64 कर रहे हैं तो ये तो खैर ओवरऑल अच्छा ही माना जाएगा। हमेशा एक्यूरेसी को आपको प्रायोरिटी यहां पे देनी है, यानी कि 100% अटेम्प्ट्स कभी भी एक टॉपर नहीं करता, सेलेक्टेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ऑलवेज जो है वो एक्यूरेसी को हाई मेंटेन करते हैं। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, आप अगर पैटर्न को देखें, लास्ट के ट्रेंड्स को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस, डीआई के लगभग 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन के लगभग 5 क्वेश्चन। मतलब ये है अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज मिला के लगभग 20-25 मार्क्स इजीली स्कोर किया जा सकता है। अर्थमेटिक में स्पीड, मैथ्स और कैलकुलेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई का लेवल मॉडरेट होता है बट कैलकुलेशन हैवी होता है। आपको ये ट्रेंड मैं लास्ट के 2-3 सालों को बता रहा हूं, जिसमें अगर आपने ये समझ लिया कि पहली प्रायोरिटी मुझे अटेम्प्ट्स में कैसे देनी है, जैसे हम लोग रीजनिंग में हमेशा कहते हैं कि आप मिसलेनियस से शुरू करिए, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना, इसके बाद आप ब्लड पे आए, रैंक पजल पे आए, डायरेक्शन पे आए। जब ये टॉपिक आपके हो जाए तब आप हमेशा सिटिंग पजल को चूज करिए। वो सेम अप्रोच आपको क्वांट के अंदर भी देनी पड़ेगी। अब देखिए रीजनिंग में देखिए 20 नंबर की कम से कम एक्यूरेसी आपको पजल की मिलेगी। सिलॉग 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग। पजल में अप्रॉक्स 50% सेक्शन केवल पजल कवर कर लेता है। इजी टॉपिक में कमांड होने से 15-20 मार्क्स आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं। बिगनर्स को इनिशियली इजी पजल की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जब आप जो है वो पैटर्न की जो है वो शुरुआत या फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत कैंडिडेट टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते। आपको यहां पे देखिए करना क्या है, कभी भी मोटिवेशन के पीछे मत भागिए सर। अगर आप अभी से आरआरबी पीओ को टारगेट करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, मन है तो पढ़ना है, मन नहीं है तो भी पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा कि इसका फायदा लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा होगा। और ये मैं केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं सर, जिंदगी में कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, आप करने का वो जो 3 दिन का मोटिवेशन है वो तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंट हैं
तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज सर आपको कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, जो भी चीजें आप कर रहे हैं आप यकीन माने आप उसमें एक टाइम के बाद सफल हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। क्वांट प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 घंटे, रीजनिंग एटलीस्ट 2 घंटे, मॉक एनालिसिस 1 घंटे, और रिवीजन का टाइम भी आपको कम से कम 1 घंटे जो है वो देना पड़ेगा। 70% आपकी प्रिपरेशन, 20% आपका रिवीजन और 10% थ्योरी लर्निंग। रिसर्च और टॉपर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो डेली मॉक एनालिसिस करते हैं उनका स्कोर एवरेज कैंडिडेट से 25-30% ज्यादा होता है। देखिए, मॉक देने से सिलेक्शन होते तो हर कोई आज जो है वो बैंक के अंदर हो जाता। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कहां पे गलत हुए हैं, कहां पे आपसे मिस्टेक हुई है, उसको ओवरकम कैसे करना है, उसको इंप्रूव कैसे करना है, अगर ये सिस्टम, ये तरीका आप जान लेंगे तो आप एक डिसेंट अटेम्प्ट से एक अच्छे अटेम्प्ट जो है वो आप स्कोर यहां पे कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। आरआरबी में जैसे मैंने आपको ओवरऑल बताया ही है, ये एक डिसेंट जो अटेम्प्ट्स हैं रीजनिंग के अंदर सर, लगभग 34-35 आराम से जो हमने अभी तक का पैटर्न देखा है, एनालिसिस किया है, उसमें आपके बन जाते हैं प्रैक्टिस के बाद। और ऐसे ही क्वांट में आपके अच्छे खासे 30 अटेम्प्ट के करीब हो जाते हैं। तो आपको इस एक्यूरेसी को जो है वो या इस मार्जिन तक पहुंचना पड़ेगा। कैंडिडेट जनरली फेल होते हैं क्योंकि 40% टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हैं, एक्यूरेसी 80% के नीचे चली आती है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। हमेशा मैं ये कहता हूं कि अगर आपने सीक्वेंस पेपर से पहले मेंटेन नहीं किया है तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा सर, क्योंकि आप कुछ भी करके आ जाएंगे, कुछ भी करके आएंगे तो एक्यूरेसी बहुत खराब होगी। और जब आप मॉक को जब तक डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी मिस्टेक आप स्वयमेव नहीं समझेंगे, तब तक आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती सर। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिए, बिलो 75% एक्यूरेसी आपके किसी काम की नहीं है। 80-85 एक्यूरेसी फिर भी ठीक है, और 90% तो खैर फिर उससे अच्छा कुछ है ही नहीं सर। आपको इस लेवल पे ही जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रख के सर पेपर देना पड़ेगा। आप स्टक नहीं हो सकते किसी सवाल में, कोई पजल नहीं बन रही है तो मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूं, उसके कारण आप बच्चे सारे अटेम्प्ट्स गवा देंगे। कभी भी कोई पजल बस देखने में बड़ी अच्छी लग रही तो आपने बाकी सेक्शन छोड़ के शुरुआत पजल से कर दी। इन सभी से आप बचिए। जब आप बचेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो दूर से यहां पे दिखनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के बेस्ट मेथड क्या हो सकते हैं? सेम टाइप के क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करिए, कैलकुलेशन की शॉर्टकट्स लगातार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है। ये जितना ज्यादा आप जो है वो रिपीट करेंगे, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। इजी क्वेश्चंस ऑलवेज पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। बहुत कैंडिडेट डिफिकल्ट पजल में 5 से 7 मिनट वेस्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा आपको इजी पैटर्न को पहली प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए। देखिए, अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी, लॉग, ब्लड रिलेशन, इजी पजल, देन हार्ड पजल। क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, और फिर बाद में अर्थमेटिक। इसमें है क्या सर, 80-90% पेपर टॉपर जनरली 80-90% अटेम्प्ट नहीं करते, सिर्फ हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं, ताकि उनके कम अटेम्प्ट्स हो लेकिन एक्यूरेसी हाई हो, तो ओवरऑल मार्जिन उनको एग्जाम में जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जो है वो फोकस करिए। रट्टा मार प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जाम में लॉन्ग टर्म काम नहीं करती है। आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है सर, क्वांट के अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क। रीजनिंग के अंदर पजल की अप्रोच, सिंबॉलिक लॉजिक, डायरेक्शन क्वेश्चन, कोडिंग पैटर्न, इनइक्वालिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट, सिलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट जो बेसिक क्लियर करके मॉक देते हैं, उनका स्कोर इंप्रूवमेंट रेट ऑलमोस्ट डबल होता है उनसे जो केवल और केवल बस शॉर्टकट को ही जो है वो टारगेट करते हैं। ठीक है सर, ओके। मॉक टेस्ट एक आपका फाइनल सिलेक्शन वेपन है। ऐसा क्यों? अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो प्रिपरेशन आपकी इनकम्प्लीट है। मैं आपको अगर सिंपल मॉक स्ट्रेटेजी कहूं, अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का समय आपका दिया है और आपका सिलेबस मोर देन 50% हो गया है, तो एटलीस्ट 2 से 3 मॉक आपको डेली देना चाहिए सर। 3 महीने बचा है, आपका सिलेबस आप कहते हैं एटलीस्ट 60-70% भी हो गया है, डेली आपको मॉक देना है सर। और लास्ट के 3 दिनों में, 30 दिनों में तो कोशिश करिए आपका डेली 2 मॉक तो होना ही होना चाहिए। डेली 2 मॉक आपका एनी हाउ बनना ही चाहिए सर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। मॉक एनालिसिस का करेक्ट मेथड क्या है? हर मॉक के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस नोट करिए, टाइम कंज्यूम कहां हो रहा है आइडेंटिफाई करिए, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करिए, री अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी,
ऐसे एस्पायरेंट जो सेलेक्ट होते हैं सर, एग्जाम से पहले मिनिमम 50+ मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी थोड़ा हायर हो जाता है, क्योंकि सर उन्हें एग्जाम का सिमुलेशन, टेम्परामेंट, एग्जाम का एक जो क्या कहते हैं 1 घंटे का जो फील है ना, क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये सब वो फील कर चुके होते हैं और उसका फायदा उनको डायरेक्टली एग्जाम में होता है। इसलिए सर आपको भी ये चीज जो है वो करनी ही पड़ेगी और करना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको 60+ स्कोर करने के लिए सर डेली प्रैक्टिस, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, पजल में मास्टरी, मॉक टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन में आपको डिसिप्लिन जो है वो लाना पड़ेगा। आरआरबी पीओ में कंपटीशन और स्पीड दोनों हाई होने वाले हैं, लेकिन अगर आप डेली 5 से 6 घंटे की क्वालिटी आर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं सर, तो आपको 5 से 6 घंटे की क्वालिटी आर, कंसिस्टेंट मॉक्स और प्रॉपर एनालिसिस फॉलो करते हो तो 60+ बिल्कुल अचीवेबल है। बैंक एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट प्रैक्टिस के साथ डेली जो है वो पढ़ने की हैबिट बना लेता है। वंस अगेन मैं कहूंगा, स्मार्ट प्रैक्टिस करें, डेटा एनालिसिस करें, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना स्टार्ट करें, एक्यूरेसी मेंटेन करें, टाइम प्रेशर को हैंडल करें। बैंक एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो हर एग्जाम को, हर मॉक को एक्चुअल एग्जाम की तरह फील करता है, क्योंकि जो आपका मॉक टेस्ट है सर, वो ले दे के आपका मॉक मतलब एग्जाम ही है। अगर आप उस मॉक को ऐसे फील करें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक टाइम बनाइए, मान लीजिए 9 बजे का आपने एक टाइम बना लिया कि 9 बजे मुझे मॉक देना है, तो आप सर उस कुर्सी पे 8:50 पे बैठ जाइए। आपके पास फोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उस 10 मिनट आप चुपचाप बैठेंगे, एग्जैक्ट 9 बजे मॉक स्टार्ट करिए, 10 बजे खत्म कर दिए। वो 1 घंटे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, दरवाजा बंद होगा, बिल्कुल फोकस होकर आपको केवल मॉक देना है। अगर आप इतना कर लेंगे सर, आप मुझे 1 महीने में रिजल्ट बताइएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर हो जाएगा सर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आरआरबी को ध्यान में रखते हुए सर हमारा डेडिकेटेड आरआरबी पीओ का तो हम एलाइड बैच लॉन्च करने वाले हैं। अभी लेटेस्ट में सर हमारा निर्माण का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हम सभी क्लर्क को जो है वो एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए हमारा पलटन क्लर्क फाउंडेशन जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसमें सभी क्लर्क का बिल्कुल स्क्रैच से हम फाउंडेशन जो है वो हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारा पीओ लेवल का एलाइट बैच जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ऑलरेडी हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का प्रगति बैच करंट में चल रहा है, साथ में आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन, वीर एक्स सर्विसमैन बैच हमारा जो है वो ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए सर। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर जो है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की प्राइसिंग मिल जाएगा। इसके अलावा सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमारा डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो लॉन्च है, जो केवल ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के लिए है। इसके अंदर सर अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे जिसमें एक्स सर्विसमैन की अवेलेबिलिटी होगी, वो सारे बैचेस सर इसके अंदर अभी तक के जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हो चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो भी आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए आप चैनल पे गए, चैनल पे सर कोई भी, जैसे आपने रीजनिंग बाय पे सर यहाँ पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही जैसे मान लीजिए कोई वीडियो, लेट सपोज मैं लाइव में गया सर, लाइव पे मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो सबसे ऊपर सर आपको बैंक महापैक की ये लिंक मिल गई सर, यहां से आप डायरेक्टली इसको अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सिंपली मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा, इसको आपने क्लिक किया सर, इसको भी क्लिक करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया सर, आप बाय नाउ पे गए, बाय नाउ पे आपको ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आप 19 मंथ का पैक ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे बस इस कोड को हटा के सर, इस कोड को हटा के आपको सीधे यहाँ पे ARPIT यूज करना है, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो प्रॉपर इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है सर, ओके। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।